ये परंपरा में राज सरकार चलाने के लिए जनता का मत होना ही है और मतदान से ही सरकार बननी भी है, लेकिन तमाम समय हम उसी में बितावे, यह हमारा पागलपन है और ये सत्ता के प्रति मोह है। वोट आएगा तो देख लेंगे, महीना 2 महीना का बहुत काफी वक्त है लोगों के बीच। जो लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के बीच काम करेंगे और जिनकी नीतियाँ अच्छी होगी, जनता स्वतः उनको चुनेगी। अगर अभी से जो लोग चुनावी तिकड़म और राजनीति कर रहे हैं, मेरा मानना है वो घटिया काम कर रहे हैं और वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जी हेलो हेलो, बिहार की जनता को मेरी ओर से संदेश यही है कि वो हिम्मत से काम ले, अपने पैरों पर अपने ऊपर भरोसा रखे। सरकार के भरोसे बैठना मूर्खता होगी। यहाँ की सरकार बिल्कुल ही संवेदनहीन है और ये संवेदनहीन सरकार से कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। और जो आम लोग हैं, मैं कहूँगा जो यहाँ हैं वो ऐसे बीमारी से संक्रमित या इससे प्रभावित लोगों की बाकी लोग उसकी मदद करें, इससे भागे नहीं। और ये रोग अस्थायी है, ये रोग खत्म दूर होगा, लेकिन हमारी परंपरा रही है कि हम अपनी जान देकर भी दूसरों की जान की रक्षा करते हैं। इसलिए हर कोई अगर एक कोरोना की बीमार से भागेगा तो कहाँ तक भाग के जाएगा। इसका मतलब हम कायर हैं, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार रहे हैं। आज हम सबों का फर्ज बनता है कि हम सभी लोग मिलके इस बीमारी से और इस बीमारी से पीड़ित लोग या इसके कारण जो संकट की स्थिति गहराई है, उस संकट की स्थिति से कैसे मुकाबला करें, इस पर सभी लोग अपने अपने ढंग से उसका सहयोग और मदद करें। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा संदेश है बिहारवासियों को, देशवासियों के लिए। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी जरूर थे, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा वो खेती से ही बढ़े हैं। और हमारे पिताजी भी ज़्यादा गांव पर रहकर खेती करते थे। मेरे भी संस्कार में खेती है और मैं इसलिए भी अपने खेत में ट्रैक्टर चला के अभी फसल लगाने के प्रयास में मैं जो काम कर रहा हूँ, कभी हल चला के, वो एक प्रेरणा भी देना चाहता हूँ कि कृषि छोटा काम नहीं है, यह सबसे सम्मानित काम है। किसान सबसे ऊंचा है। आज प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विधायक हो, सांसद हो, ये समझते हैं कि यही सबसे बड़े हैं और जो किसान हैं उन्हें लोग हे दृष्टि से देखते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये नीच दृष्टि से देखने की किसानों की जरूरत नहीं है। यही इस देश के अन्नदाता हैं, ये देवता हैं। कृषि और ऋषि एक दूसरे के प्रियवाची हैं। जो खेती से जुड़े लोग हैं वही सही माने में ऋषि हैं। जो किसी जमाने में जंगलों में, वनों में रहते थे, वो ऋषि कहलाते थे। वो मेहनत करते थे, सभी के लिए शुभकामनाएं देते थे और यही काम कृषि से जुड़े लोग करते हैं। इसलिए कृषि और ऋषि आज एक है और उसी कृषि को, उसी ऋषि परंपरा को जिंदा करने के लिए मैंने इस काम को अभी आगे बढ़ाने का काम किया है। बाकी बचे समय में जो हमारे इलाके में बाहर से आए हैं, यहाँ लगभग हमारे इलाके में 80,000 लोग आ गए हैं बाहर से। उनको कहाँ क्या दिक्कत है, कोई चीज़ है, हम दिन भर घूम कर जो समय मिलता है, हम उसी सेंटर्स वगैरह पर घूम के उन दिक्कतों को किसी निजी व्यक्ति से, कुछ सरकार से, जैसे हो सकता है हम उसकी मदद में लगे हैं। मेरा अभी राजनीति यही है, अभी कोई सत्ता और कुर्सी की राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ। गए थे और वो लौटकर बिहार आ रहे हैं
तो अगर उनका सदुपयोग करेगी, इतने बड़े पैमाने पर हमको मैन पावर मिलने वाला है, ये बिहार इस देश को पूरी तरह से अन्न उत्पादन में, फल फूल उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में एक अव्वल दर्जे का राज्य पूरा बिहार साबित हो सकता है, बशर्ते कि सरकार की मंशा ठीक हो। उन जो मजदूर बाहर थे, उन मजदूरों से यहाँ काम लिया जाए। साथ ही मैं लगातार ये मांग उठाता आया हूँ एक बात और, कि मनरेगा का जो योजना है, इस मनरेगा योजना आज लूट का अड्डा बना हुआ है पूरे देश में। इसमें कहीं कोई वास्तविक काम होते नहीं है। अगर इसको सफल बनाना है और कृषि को भी मजबूत करना है तो मनरेगा के तहत किसानों की खेती कराई जाए। और किसानों के पास पूंजी नहीं है, किसानों के पास साधन नहीं है, अगर ये मजदूरी का पैसा मनरेगा के फंड से भुगतान हो, जो मजदूर खेतों में काम करे उसका भुगतान उनके खाते में किसानों के सर्टिफाइड करने के बाद अगर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये मनरेगा का भी नाम होगा और किसानों को भी फायदा होगा और मजदूरों को भी बड़े पैमाने पर काम मिल पाएगा। वो तो परेशानी में हैं खुद बेचारे, और परेशानी में पूरा समाज है, घर बार है। और ये गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मीडियम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये तीनों के तीनों जो ग्रामीण से गांव के अथी से जुड़े हैं, परिवेश से, जो खेती गृहस्थी से जुड़े हैं, और इनकी आबादी 60 से 70% पूरे इस देश में है, इस प्रदेश में है। और आज आप देख रहे हैं कि जो बाहर काम करने गए थे वो लौटकर फिर गांव ही आ रहे हैं। इसलिए उनको जिंदा रखना है और समाज को भी जिंदा रखना है और गांव को विकसित करना है और कृषि को भी डेवलप करना है। तो मनरेगा के पैसे को कृषि के क्षेत्र में डाइवर्ट करना होगा और मनरेगा के मजदूरों से खेती का काम कराना होगा। तभी मैं मानूंगा कि मनरेगा के प्रति प्रधानमंत्री की नीयत साफ है या मुख्यमंत्री की नीयत साफ है। साथ ही साथ जितने यहाँ सिंचाई की योजनाएं हैं, पुरानी अधूरी पड़ी हुई, पहले उसी को पूरा कर दें। जो जिन विशिष्ट हालात में है सिंचाई के उन साधनों को ठीक कर दें तो तुरंत यहाँ खेती अपने आप में विकसित हो जाएगा। मैंने कहा बिहार पूरे देश के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में हो सकता है। जो हमारे मजदूर साथी बाहर से आए हैं या जो पहले से हैं, ये सभी लोग आज यहाँ खुश होंगे, संपन्न होंगे और फिर एक बिहार में जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, मुफलिसी है उसमें स्वयं सुधार हो जाएगा। देखिए, आप जिस बात को कह रहे हैं वो दो पहलू हैं। एक तो कृषि के मामले में आपने पहले बात हमसे करी, हमने उस पर बताया। अब जो आए हैं मजदूर और जो उनकी कठिनाई है वो बराबर यही नहीं रहेगा। आज जो क्वारंटाइन सेंटर में है मजदूर, उनको बहुत कठिनाई है, वहाँ खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है। 350 रुपया एक मजदूर पर खाने का अलॉटमेंट है और वहाँ इन लोगों ने ठेकेदारों को दे दिया है
और कहीं पानी नहीं है, कहीं खाना नहीं है, कहीं चाय नहीं है। ये दूसरा प्रॉब्लम है जो बहुत ही घोर चिंतनीय है। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वो इस बात पर ध्यान दें, गौर करें, निचले स्तर पर जांच करें और निचले स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों से वो फीडबैक लें कि जो क्वारंटाइन सेंटर पर है वो तो टेम्पोररी है, लेकिन जितने दिनों तक के लिए है उनको पूरी सुविधा, नाश्ता, खाना, पानी की व्यवस्था हो। ये परमानेंट नहीं रहेंगे, ये बीमार है नहीं, इसमें से 1%, 2% भी शायद बीमार न निकले, उनका पॉजिटिव न हो, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव हुआ भी 1-2% तो उसका इलाज ये कराने बाहर ले जाके, बाकी जो मजदूर स्वस्थ हैं या क्वारंटाइन सेंटर से अपने घरों में जाएंगे, फिर उनके सामने बेरोजगारी की समस्या आएगी, फिर वो अपराध की ओर बढ़ेंगे, फिर वो दूसरे कामों की ओर बढ़ेंगे, कोई अनैतिक काम को का धंधा शुरू कर देंगे। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए अभी खेती से उनका जुड़ाव करना चाहिए और पूरा सरकार का ध्यान कि गांव के विकास, क्योंकि ये मजदूर सब गांव में आ रहे हैं शहर छोड़कर, गांव का विकास, गांव पे छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, कृषि पर आधारित जो उद्योग हो सकते हैं, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, लीची के लिए, आम के लिए, अन्य फसलों के लिए केला प्रोसेसिंग यूनिट, जिस इलाके में जो खेती होती है उस इलाके के लिए वैसे चीजों की खेती के लिए ये छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का जाल बिछाया जा सकता है और खेती का काम भी किया जा सकता है। ये तमाम मजदूर हमारे लिए बोझ नहीं होंगे, हमारे लिए वरदान होंगे, हमारे लिए अभिशाप नहीं होंगे, ये हमारे लिए वरदान होंगे। और सरकार ने अगर उपेक्षा की तो आप समझ लीजिए ये वरदान नहीं, ये अभिशाप हो जाएगा और ये देश के लिए बड़ा खतरा होगा। हो सकता है ये बेकार हुए मजदूर और उनके बाल बच्चे कहीं उग्रवादी न हो जाए, इस बात का भी खतरा होगा, वो कोई दूसरा राह न पकड़ ले, इस बात का भी खतरा होगा। इसलिए सरकार संवेदनशील हो। अभी तक सरकार की संवेदनशीलता कहीं धरती पर दिखाई नहीं पड़ रही है, जो बहुत ही घोर निंदनीय, चिंतनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। साल में आपको मालूम होगा देश में आजादी के बाद पहली बार 2011 में धान उत्पादन में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, जो प्रथम पुरस्कार होता है, देश में सबसे अधिक धान की उपज हुई। और फिर 2012 में लगातार सटे हुए दूसरे वर्ष हम लोग गेहूं उत्पादन करने में भी बिहार पूरे देश का अव्वल दर्जे के रूप में आया। फिर आलू उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश देश में प्रथम किया। ये लगातार हमारे उस रोड मैप के प्रयास से काम जारी हुए। बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर जैविक खेती शुरू हुई, लेकिन आज वो कहीं नहीं है। देखिए